अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र जो केवल 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए है, उसके बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्न पत्र के जो पहला खंड है, ये ए वाला, इसके 11 प्रश्नों को समझा था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे दूसरे खंड की, जिसका नाम खंड बी या ब है, और इसमें 8 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, यानी कि 16 नंबर के कुल प्रश्न अपन समझेंगे। तो यहाँ अपने जो पेपर आएगा उसको इस प्रकार से, जैसे सेक्शन ए है वैसे ही बी सी डी ई 5 भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, आज अपनी बात होगी खंड बी के अंदर जो प्रश्न है उनकी। अब देखिए, पहला ही प्रश्न जो इसमें है, यानी कि प्रश्न नंबर वैसे तो 12 है, लेकिन सेक्शन बी का पहला प्रश्न है, और ये मैंने बताया सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। ठीक, तो ये प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है। मिलान क्या करना है, एक कॉलम में तो दिए गए हैं विटामिन, और कॉलम दूसरे में बी में दिए गए हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये अपना जो पहला पार्ट है उसमें पहले पेज पर ही एक टेबल दी गई है, एक सारणी दी गई है, जिसमें विटामिन के नाम दिए गए हैं। ठीक है, विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो दिए गए हैं, और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ, आप अपने साथ में पाठ्य पुस्तक लेके बैठिए। ये रहा पहला पाठ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें ये रहा विटामिन वाला टेबल। ठीक, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी यहाँ पर ये B1 है। ठीक है ना, विटामिन B1 है। थायमिन होता है, B2 से राइबोफ्लेवोनोसिस होता है, B3 से पेलेग्रा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन बी सी से स्कर्वी होता है, इसी कमी से कैल्शिफेरोल डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इसके ये जो यहाँ पर जो नाम है, इसके रासायनिक नाम है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षणों का क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको पूरी टेबल ही याद करनी एक प्रकार से। तो यहाँ इस अपन देखेंगे तो आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। तो जब आप इसको बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को करते हो, तो आपको इस प्रकार से मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा लिखना है कि जैसे कॉलम 1 के आगे विटामिन ए, ठीक, और इसके आगे लिख देना, आपको क्या लिखोगे आप, रतौंधी रोग। ठीक है ना, विटामिन सी इस ऐसा लिख करके आगे लिखोगे स्कर्वी रोग, विटामिन डी के आगे लिखोगे रिकेट्स रोग, विटामिन B3 के आगे लिखोगे पेलेग्रा रोग। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा, जिसका नाम उद्यान मटर है और वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, उस पौधे को ही क्यों चुना, उसके पीछे क्या कारण रहा है। तो हमने इसके लिए 3 का जो पार्ट है ये रहा मेंडलवाद। ठीक है ना, इसमें मेंडलवाद के बारे में है आनुवंशिक वाला पॉइंट। यहाँ एक है, आपको पॉइंट में हेडिंग मिलेगी, आप मटर के पादप का चयन, कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा क्या है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, चुनाव क्यों किया है, क्यों चुना, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण यहाँ पर जैसे 2 नंबर का प्रश्न है, यदि हम 2 इसके कारण लिखते हैं तो भी सही है, और अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 कारण या 4 कारण दिए गए हैं तो हमको वो सारे कारण अपन को लिखने होंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर किताब में अपने जो दिए गए हैं कारण क्या क्या है। ये रहा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पादप का चयन किया, क्यों किया, क्योंकि पहला पॉइंट दे रखा है, ये पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। देखो, पादप जो है वो आयु के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, 1 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। 1 वर्षीय का मतलब ये नहीं कि जो 1 साल तक रहेंगे, यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही, यानी कि अपन ये बात कहें कुछ महीनों में ही अपना जीवन काल पूरा कर लेंगे। जैसे फसल होती है, गेहूं की फसल है, ठीक है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, ये अपने ये जितने भी अनाज है, ठीक है, तो वो सारे 1 वर्षीय में आते हैं, फसल जो होती है वो। तो यहाँ पर मटर के पादप यानी कि 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, यानी कि 1 वर्ष में ही 2 या 3 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या था, मटर के पौधे के अंदर जो फूल होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब क्या होता है, ऐसा फूल जिसके अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों होते हैं, वो द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण होता है। स्वपरागण किसे कहते हैं, देखो समझिएगा। जैसे मैं अब यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये फूल का स्त्रीकेसर वाला भाग है, ठीक है, नीचे अंडाशय वाला भाग हो गया, और ये इस प्रकार से ये इसके पुंकेसर हो गए। तो जब इस फूल के पुंकेसर से परागकण, यहाँ ये परागकोश है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा गोल परागकोश है, इसमें छोटे छोटे कण बनते हैं, उसे कहते हैं परागकण। जब ये परागकण इसी फूल के ऊपर इसके स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और जब एक फूल के परागकण जो है वो किसी दूसरे अन्य फूल के स्त्रीकेसर पे गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, ठीक है। तो जब फूल द्विलिंगी होगा, यानी कि स्त्रीकेसर वाला भाग और पुंकेसर वाला भाग, ठीक है, दोनों होते हैं, तो वो फूल कैसा कहलाएगा, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी होने के कारण क्या होगा, इसमें स्वपरागण होगा, ठीक है। स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है विपुंसन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विपुंसन क्या है, यहां से भी छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखो विपुंसन क्या होता है, इस विधि में क्या करते हैं, जो फूल के कृत्रिम विधि द्वारा पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। इसमें होता क्या है, जैसे फूल के मैंने अभी आपको भाग बताए, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ रफली ऐसे ही। पर परागण कराने के लिए क्या करेंगे, इसके यहाँ से इनके जो पराग, ये पराग को पुंकेसर है, इनको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, कैंची से किसी उपकरण से काट दिया। तो अब इस फूल के अंदर क्या होगा, स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि ये जो पुंकेसर ही नहीं रहेंगे इसके, ठीक है, तो इसमें स्वपरागण होगा ही नहीं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं अपन, विपुंसन बोलते हैं, ठीक है, इसे ही विपुंसन कहा जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, मटर के पौधे के विभिन्न विपर्य लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जोड़े दे गए, विपर्य मतलब जैसे मान लिये पादप की ऊंचाई के लिए दो लक्षण होते हैं, लंबा और बौना, ठीक है। फूल की स्थिति के लिए कक्षीय और अग्रस्थ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दो अम्लों एवं दो क्षारों के नाम लिखिए। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में, ठीक है ना, काम आने वाले दो अम्ल और दो क्षारों के नाम लिखने हैं। और देखिए एक चीज आपको बता दूं, अम्ल और क्षार के अपन नाम लिखेंगे, साथ में उनके जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो भी लिखेंगे, ठीक है, तभी अपन अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं, ये रहा अपना 5 का पाठ। 5 के पाठ में उपयोग है, अम्ल क्षार के उपयोग। तो यहाँ देखो शुरू में दिया गया, दैनिक जीवन में अम्ल क्षार लवण के व्यापक उपयोग हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। ये तीन क्या है, खनिज अम्ल कहलाते हैं। कौन से, H2SO4, HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये इनके नाम है और इनके सूत्र हैं। तो इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। जबकि पौधे जंतुओं से, प्रकृति से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी जो खट्टे फलों में होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जैसे सिट्रिक एसिड अम्ल है ना, टार्टरिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो दही में होता है। तो ये क्या है, प्रकृति में बनते हैं, तो ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन होता है वो कार्बनिक अम्ल, और ये खनिज अम्ल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये खनिज अम्ल जो है, इनके उपयोग की बात कर रहा है कि उद्योग धंधों में जैसे पेंट वगैरह और बनाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जो HCl है, इसकी बात करेंगे, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक उद्योगों में, जैसे बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में विशेष रूप से काम लिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में काम लिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से दो हो गए अपने अम्ल। वैसे ही आगे अपन बात करेंगे, दो क्षार की बात करेंगे। ये रहा आगे, क्षारों का उपयोग भी उद्योगों में प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है, साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में। तो सबसे पहले बात कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या है, CaOH, ठीक है, COH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जो खेतों की मिट्टी होती है, कई खेत ऐसे होते हैं जहां उसमें मिट्टी अम्लता बहुत ज्यादा होती है, तो उसको दूर करने के लिए क्षार मिलाएंगे अपन, ठीक है, तथा चूना अथवा कीटनाशक का एक घटक। और अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgO2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एंटासिड पेट की अम्लता और पेट की कब्ज दूर करने में काम लिया जाता है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको अपन मार्केट के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है, जो एसिडिटी होती है पेट के अंदर, उसको दूर करने के काम आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि दैनिक जीवन में काम आने वाले दो अम्ल और दो क्षारों के नाम और उनके सूत्र लिखे। इस प्रकार से हमें इनको याद करना है।
चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के दो कारण लिखिए। देखो 1+1 यानी कि एक कारण एक नंबर का है, दूसरा कारण भी हमको थोड़ा ध्यान इधर देखना है कि दो कारण पूछ रहा तो दो कारण हमें लिखने ही है। आप ज्यादा भी लिख सकते हो, 3 या 4 कारण भी लिख सकते हो, कोई अगर आपको ध्यान में है तो बिल्कुल आप 3 कारण भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम दो लिखने हैं आपको। तो वन्य जीव आप जानते हो, जो ऐसे जीव जंतु जो वन में पाए जाते हैं, वन क्षेत्र में यानी कि जंगल में पाए जाते हैं, वो सारे वन्य जीव हैं। तो वो विलुप्त किस कारण से हो रहे हैं? विलुप्त होने यानी कि गायब कैसे हो गए? पहले बहुत ज्यादा संख्या में हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, तो उनके कारण लिखने हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर ही। ये रहा वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण का पॉइंट, ठीक है। यहाँ अपन बात करें इसमें, तो मैं आपको बता दूं ये अपना 12 का पाठ है, वहां से इसको लिया गया है। तो ये रहे अपने वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं। देखो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, यानी कि प्राकृतिक आवास जो जंगल है जंतुओं के लिए, वही उसका प्राकृतिक आवास है जो वन है, ठीक है। वहीं जीव जंतु और पक्षी ये सारे रहते हैं, जंगली जानवर वगैरह वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण, यानी कि जंगलों की कटाई कर दी गई है, जनसंख्या बढ़ने के कारण बड़े बड़े जंगल जो है वो नष्ट किए जा रहे हैं। और उसमें प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भी हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी यानी कि जो प्रकृति में अपने आप घटती हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, ये सारे कारण हैं। और इसमें अन्य कारण जो है वो इस प्रकार से, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता की बढ़ती गई है, मानव की आवश्यकता बढ़ रही है, उसको ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, आवास, कृषि, उद्योग, है ना, वन भूमि का उपयोग क्या रहा है, आवास को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वन्य जीव खतरे में है। और दूसरा पॉइंट है वृहद जल परियोजना, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, यानी कि बांध बना दिए गए बड़े बड़े, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध एक बांध है, बांध बनाया गया उत्तराखंड में है। व्यास परियोजना आदि से वन भूमि पानी में डूबती गई और वन्य जीवों का आवास नष्ट होता गया। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे कारण दिए गए हैं और इनके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो 12 के पार्ट के अंदर। अपने चैनल में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इसकी सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा पॉइंट कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण वाला। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 का प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास, यानी कि ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीव जंतुओं या पौधों की प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, अभी तो वर्तमान में उपस्थित हैं लेकिन वो भविष्य में जल्दी ही नष्ट होने वाली हैं, वो संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं, अगर ये विलुप्त हो जाएंगी तो इनको बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है, यानी कि अपने भारत में इसको बचाने के लिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कोई दो सुझाव लिखिए। तो इसके लिए मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ले चलूंगा। आपको देखना होगा, अपना पाठ है 19 का पाठ, 19 के पाठ में ये पॉइंट मिलेगा आपको, राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है ना। तो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD, देखो ये एक संधि है, संधि मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में कोई समझौता होता है, उस समझौते को अपन संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है अलग अलग देशों के द्वारा, जिसको C का मतलब कॉन्वेंशन ऑन, B का मतलब बायोडायवर्सिटी, ठीक है, CBT। तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा, फिर केंद्र सरकार ने यानी कि दिल्ली जो सरकार है अपनी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, जो अपनी लोकसभा है वहां से, जो अपने राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो केंद्र सरकार के ही हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट, यानी कि एक एक्ट, एक अधिनियम पास किया गया, बनाया गया, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य अंगीकृत हैं। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे वह लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और तीसरा था देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि एक यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से कुछ ये नियम बनाए गए, और ये नियम ही क्या है अपने इसके लिए जो अपन बात कर रहे हैं संकटग्रस्त जातियों के लिए, ठीक है, इनको बचाने के लिए ये अपन और लिख सकते हैं इसमें कि देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रहे, राज्य में जैव विविधता बोर्ड है, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ है, ठीक।
तो ये सारे नियम कानून जो है वो अपने किन के लिए बने हैं? संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए। तो अपन इनमें से कोई भी दो सुझाव कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र पूछ रहा है, ठीक है, तो अपन को नामांकित चित्र बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने 15 के पाठ में। 15 के पाठ में जो हेडिंग अपनी है पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना में अपन यहाँ इसकी जो आंतरिक जो सतह है उसका एक भाग, एक काट अपन को दिखाया गया है। उससे अपन को समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी अंदर से उसके जो 3 भाग हैं, ठीक है, आंतरिक भाग, मध्य भाग, तो वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। तो ये अपन को मिलेगा, देखो इस पेज के ऊपर ये रहा, ठीक है। देखो नीचे इसकी ये चित्र लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक। तो ये सबसे इसका अंदर का जो भाग है, बीच का भाग, ये अंदरूनी तत्व है। और इसके बाहर ये बाहरी तत्व हो गए। और फिर ये सबसे बाहर इसका क्या हो गया? आवरण हो गया। और ऊपर की जो सतह है वो इसकी भूपटल हो गई। सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो भूपटल हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से इसके ये 3 भाग हैं। ये नाम लिखने हैं आपको इस प्रकार से, और ये सर्कल बनाने हैं इस प्रकार से, ठीक है। राउंड कर देना इसको। तो ऐसे आपको ये पृथ्वी जो है पूरा इसको राउंड करके दिखोगे तो अच्छे अंक आपको हासिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा इसका ये कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 का जो प्रश्न है वो है सुमिलित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कॉलम ए में क्या है और कॉलम बी में क्या है। देखो यहाँ पर जो ये अपन को मिलेगा, ये जो 14 का पार्ट है, 14 का पार्ट है पौधों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ठीक है। तो ये पौधों के जो आर्थिक महत्व है उसमें पौधों के कुछ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, और उन पौधों के वैज्ञानिक नाम को ही अपन को मिलान करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो अनाज, अनाज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले पेपर में लिए चलता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या क्या, देखो ये रहा क्वेश्चन में कि गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। मक्का का नाम क्या है? जिया मेज। चने का नाम क्या है? साइसर एराइटिनम। चावल का नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। तो ये गेहूं, मक्का और चावल ये तो अनाज है, और चना दाल है, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में इनके यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इनके दो अनाज वाली फसलों के नाम लिखो, तो आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। गेहूं का नाम ये रहा ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। और चावल पूछा गया था, चावल का नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। दूसरा मक्का पूछा गया था, मक्का का नाम क्या है? जिया मेज। और अगले पेज पर आपको दाल वाले में मिलेगा चना, चने का नाम क्या है? साइसर एराटिनम। तो ये कोई भी 4 नाम हो सकते हैं। आपको इस पार्ट के अंदर बहुत सारे जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं वो सारे ही अपन को याद करने हैं, समझने हैं। इनमें से कोई भी एक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और अंतिम जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है 19 का प्रश्न कि भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? और 2 भागों में बटा हुआ है। दूसरा है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो 1+1 यानी कि एक एक नंबर का है, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का प्रश्न हो गया। तो भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखो ये 18 का जो पार्ट है उसको अपन को समझना होगा। उसमें भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। तो इसमें अपने जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे अपन को समझने हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी एक वैज्ञानिक अपन से पूछ सकता है, अपने एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो अपने सुश्रुत से की गई है। सुश्रुत ये रहा, ये दूसरे वैज्ञानिक चरक हैं, ठीक है। और इसके आगे अपने आते हैं सीवी रमन। तो ये जो सीवी रमन है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन जो वैज्ञानिक आप देख पा रहे हो यहाँ चित्र में, ये सीवी रमन है। सी का मतलब चंद्र शेखर वेंकटन रमन, ठीक है ना। सी सी का मतलब चंद्रशेखर और वी का मतलब वेकंठ और रमन, ठीक है, पूरा नाम हो गया। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। उस रमन प्रभाव के कारण ही उनके सम्मान में क्या है कि उनके सम्मान एवं रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अपने भारत की बात कर रहे हैं अपन, भारत का विज्ञान दिवस यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। कई आप सोच रहे होंगे कि रमन प्रभाव का जन्म हुआ होगा, जन्म नहीं हुआ। देखो जन्म तो 7 नवंबर को हुआ है, ठीक है ना। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरा पतली शहर में हुआ है। तो इन्होंने 28 फरवरी को क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। पहली बात तो ये होगी।
दूसरा प्रश्न क्या है इसी में, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? बर्डमैन कहता है पक्षी, यानी कि ऐसे वैज्ञानिक जो उन्होंने पक्षियों के ऊपर ही काम किया, पक्षियों को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो अपने वैज्ञानिक आएंगे डॉक्टर सलीम अली। क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली। इनको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। तो देखो यार, यहाँ पर ये रहा, सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ था। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिक प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है इनका? बर्डमैन के रूप में। इस प्रकार से जैसे अपने मिसाइल मैन के रूप में किसको जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, ये रहे एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइल जो है वो बनाई थी। इनकी मिसाइल बनी हुई जो है अग्नि, त्रिशूल, है ना, नाग, आकाश, ये मिसाइलें बनाई थी, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में अपने जो खंड ब है, ठीक है, उनके प्रश्नों को समझा, और अगले वीडियो में हम जो सेक्शन सी है उनके प्रश्नों को समझेंगे, जो कि थोड़े बड़े प्रश्न है। और इन प्रश्नों में हमें एक खास बात ये देखने को मिलेगी, इन सब के अथवा में आएगा। जैसे 20 का प्रश्न है तो इसको ऊपर वाला ये चाहे ये भाग कर लो और चाहे नीचे वाला ये भाग कर लो, अथवा में आपको मिलेगा। इन दोनों में से आपको ये करना है, चाहे तो आप ये दोनों प्रश्न ये कर लो या फिर नीचे वाले में ये कर लो। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने इस बार आसान कर दिया है, सिलेबस को सरल कर दिया है। अच्छे अंक आप ला सकते हो, क्योंकि सब में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं आगे वाले प्रश्नों में। ठीक, तो इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट डे जब भी अपना मैं प्रयास करूंगा कि कल ही इसको अपन वीडियो बना सकें इसके लिए। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, किताब साथ लेके बैठिए, इन प्रश्नों को बार बार याद कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये मॉडल पेपर है, इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म आपको इसमें कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, 30 या 40% प्रश्न ऐसे कैसे मिल जाएंगे आपको, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे।